नमस्कार साथियों, मेरा नाम गोपाल साल्वी है। मैं राजकीय महाविद्यालय प्रतापगढ़ में समाजशास्त्र विषय में सहायक आचार्य हूँ। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम फ्रांस की क्रांति के संबंध में चर्चा करेंगे। हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति के समय एवं उससे पूर्व समाज किन वर्गों में विभाजित था, समाज की वास्तविक स्थिति क्या थी। हमारा जो ये आज का जो लेक्चर है वह तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। उनके प्रथम इकाई में फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति से संबंधित टॉपिक हैं। इनसे हमेशा परीक्षा में प्रश्न आता है। फ्रांस की क्रांति के समय जो समाज व्यवस्था थी, जो समाज था, वह 3 वर्गों में विभाजित था। प्रथम वर्ग जिसे हम उच्च वर्ग बोल सकते हैं, इसे हम प्रथम संपदा वर्ग कहेंगे। इसमें चर्च के पादरीगण सम्मिलित थे। मध्यम वर्ग द्वितीय वर्ग जिसे हम द्वितीय संपदा वर्ग कहेंगे, इसमें कुलीन वर्ग के लोग सम्मिलित थे। और तृतीय संपदा वर्ग जिसे हम निम्न वर्ग कहेंगे, वह जनसाधारण से मिलकर बना था। समाज में ये 3 वर्ग थे, परंतु ओवरऑल रूप से देखें तो समाज को 2 वर्गों में विभाजित किया गया। एक में श्रेष्ठ जन थे और दूसरे में जनसाधारण थी। प्रथम वर्ग जो प्रथम संपदा वर्ग है, उसमें जिन पादरी वर्गों को सम्मिलित किया गया था, उनकी स्थिति सबसे उच्च मानी जाती है। उनके संबंध में कहा जाता है कि चोगा पहनने वाले ईसाई धर्म के वे पादरी महत्व में तलवारधारी सामंतों से किसी भी प्रकार से कम नहीं थे, बल्कि कुछ हद तक श्रेष्ठ ही थे। अर्थात जो द्वितीय संपदा वर्ग के कुलीन वर्ग के व्यक्ति थे, जो सामंत थे, उनसे भी पादरियों को श्रेष्ठ माना जाता है। अब हम एक एक करके इन तीनों वर्ग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रथम संपदा वर्ग जिसमें पादरी वर्ग आता है, पादरी को सम्मिलित किया जाता है। पादरी वर्ग, यह वर्ग एक विशिष्ट व्यावसायिक वर्ग की भांति था। यूरोपीय सामाजिक व्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला यह वर्ग, इसका फ्रांस में 10% भूमि पर अधिकार था और वह सभी प्रकार के करों से मुक्त था। अर्थात पादरी वर्ग के जो व्यक्ति थे या पादरी जो थे, उनका फ्रांस की जो 10% भूमि थी उस पर अधिकार था और इनसे किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जाता था। मनुष्य के नैतिक, धार्मिक और सार्वजनिक कार्य जैसे जन्म, विवाह, समाज कल्याण, दान, शिक्षा, चिकित्सा आदि इस वर्ग के कार्य क्षेत्र में आते थे। वे नैतिक नियमों के उल्लंघन के लिए दंड देते थे और कैथोलिक चर्च के कठोर अनुशासन के अनुपालन हेतु प्रोटेस्टेंट पादरियों एवं समाचार पत्रों के विरुद्ध राजाज्ञा निकलवाते रहते थे। अर्थात समाज में नियंत्रण का काम भी यही करते थे। इस वर्ग में भी पद सोपान था। शहरों के बड़े गिरजाघरों के पादरी आर्च बिशप अथवा महाधर्माध्यक्ष तथा बिशप अथवा धर्माध्यक्ष कहलाते थे। इनकी जिंदगी ऐश्वर्य की जिंदगी थी। इन धर्म नेताओं को कार्डिनल, आर्क बिशप, एबट आदि नामों से संबोधित किया जाता था। ये फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व में पतित हो गए थे। इन लोगों ने धर्म के कार्यों के प्रति रुचि लेना छोड़ दिया था और विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। कुछ धार्मिक नेता
राजनीतिक गतिविधियों में अधिक रुचि लेने लग गए थे। ये लोग पदच्युत हो गए थे और अपना समय जुआ, मद्यपान आदि गतिविधियों में बिताने लगे। उच्च स्तरीय धार्मिक नेताओं ने अपने कर्तव्यों का पालन करना छोड़ दिया था और उनसे निम्न श्रेणी के पादरियों को अधिक धार्मिक कार्य करना पड़ता था। इन छोटे एवं निम्न स्तर के पादरियों की भी आर्थिक स्थिति खराब थी। ये लोग गरीबी से त्रस्त थे। यानी समाज का जो पादरी वर्ग था वह कैसे पतित हो गया और कई बुराइयों से ग्रसित हो गया था। इसी प्रकार हम कुलीन वर्ग की चर्चा करते हैं, जो समाज का द्वितीय संपदा वर्ग है, द्वितीय वर्ग है, या जिसे मध्यम वर्ग कह सकते हैं, कुलीन वर्ग। इस वर्ग में मुख्यतः 3 उपवर्ग थे। प्रथम देहाती सामंत, जिनमें पुराने कुलीन परिवारों के वे लोग सम्मिलित थे जो प्रायः सरकारी नौकरियों में काम करते थे। कभी कभी मध्यम वर्ग के लोग भी जो व्यापार आदि के परिणाम स्वरूप धन की दृष्टि से समृद्ध थे। द्वितीय वह सामंत वर्ग था जिसे छोटे बाग कहा जाता था। यानी द्वितीय वर्ग जो था इसमें सामंत वर्ग, उसे छोटे बाग के नाम से जाना जाता था। वे संपत्ति की दृष्टि से अधिक संपन्न नहीं थे, परंतु अपने कुलीन साथियों की मदद से सरकारी पदों पर पहुंच गए थे। वे अवसरवादी सामंत बन गए थे। तृतीय दरबारी सामंत वर्ग था, जो प्राचीन प्रतिष्ठित वंशों से संबंधित था और राजा के दरबार में जिनकी उपस्थिति रहती थी। इस प्रकार कुलीन वर्ग भी 3 उपवर्गों में विभाजित था। फ्रांस कुलीन वर्ग के स्वामित्व में फ्रांस की कुल भूमि का 5वां भाग था। जंगल की संपदा और शिकार करने पर इनका एकाधिकार था। गांव की जनता और कृषक इनसे परेशान थे, क्योंकि न तो वे जंगल का उपयोग कर सकते थे और न ही जंगली पशुओं का। किसानों को अपने स्वामी की चक्की पर आटा पीसना और शराब की भट्टी। कुल मिलाकर जो द्वितीय वर्ग था, इस वर्ग का संपूर्ण भूमि जो थी उसका 5वां भाग इसके अधीन था और ये इनको जंगल में शिकार करने का विशेषाधिकार था। जनता और कृषक लोग भी इनसे परेशान रहते थे, क्योंकि वो जंगल का उपयोग नहीं कर पाते थे। किसानों को अपने स्वामी की चक्की पर आटा पीसना और शराब की भट्टी का प्रयोग करना पड़ता था, जिसकी एवज में भी उसे अपने स्वामी को कुछ देना पड़ता था। यही कारण है कि क्रांति के समय इन सामंतों का कोई हमदर्द नहीं था। यह द्वितीय वर्ग भी करों से मुक्त था। यानी सामंती वर्ग का जो ये कुलीन वर्ग जो है ये भी विभिन्न करों से मुक्त होता था और आम जनता और किसान है उनका यह शोषण करता था। इनकी जो पहचान फिजूल खर्ची और शान शौकत और जीवन यापन का जो तरीका था वो बहुत ही ऐश्वर्यशाली था। इस वर्ग के में एक श्रेणी ऐसे लोगों की भी थी इनकी परिस्थिति प्रदत्त नहीं होती थी। ये जन्म के बाद अपने प्रयासों से नोबेल का पद प्राप्त करते थे। वे ये न्यायाधीश होते थे क्योंकि ये आम लोग होते थे और नोबेल का पद इनको अपने प्रयत्नों से प्राप्त होता था, इसलिए ये आम लोग के प्रति दयावान व उदार थे। अब हम चर्चा करेंगे तृतीय संपदा वर्ग की, जिसे हम जनसाधारण कह सकते हैं। जनसाधारण जिसमें सम्मिलित होते हैं, यह एक निम्न वर्ग था। फ्रांस में जनसंख्या की दृष्टि से जनसाधारण 94% था। ये प्रत्येक प्रकार के राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकारों से वंचित थे। इस वर्ग के भी 3 भाग किए जा सकते हैं। पहला उनका जो धनवान भूस्वामी थे तथा उद्योग धंधों एवं व्यापार में भी लगे हुए थे, ये वास्तव में मध्यम वर्ग के पूंजीपति थे। दूसरे भाग में भूमिहीन कृषि मजदूर, शिल्प, दस्तकार व अकुशल मजदूर लोग थे, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। इन जनसाधारण में किसानों की स्थिति सबसे खराब थी। ये बहुत मुश्किल से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते थे। दिन रात परिश्रम करने के बाद भी उनका जीवन घोर संघर्षपूर्ण था।
इन पर भारी कर लगा हुआ था। राजा प्रथम दो वर्गों को प्रसन्न रखने के लिए इस तीसरे वर्ग मुख्यतः किसान और कारीगरों का घोर शोषण करता था। यानी राजा जो होता है वो इस निम्न वर्ग या जनसाधारण वर्ग का घोर शोषण करता था ताकि ऊपर के जो दो वर्ग है उसके लोग खुश रहें। तीसरे भाग में साहूकार, बैंकर, शिक्षक, वकील, डॉक्टर थे जिन्हें कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। वे पुनर्जागरण, वैज्ञानिक चेतना, ज्ञानोदय ने तीसरे वर्ग को अधिक प्रभावित किया था। प्रथम संपदा वर्ग के धर्मनेता और द्वितीय संपदा वर्ग के नोबेल राजा भी इनकी चापलूसी एवं जी हजूरी करते थे। इन्हें मध्यम वर्गीय बुर्जुआ भी कहा जाता था। फ्रांस की अर्थव्यवस्था में 1720 से लेकर क्रांति के वर्ष 1789 तक बहुत खराब स्थिति थी। वहाँ का शासन घाटे में था। उससे वस्तुओं का मूल्य काफ़ी बढ़ गया। इस मूल्य वृद्धि का लाभ मध्यम वर्ग फ्रांसीसी व्यापारियों को खूब मिला। ये व्यापारी एवं वाणिज्य वर्ग धनाढ्य वर्ग बन गया था। फिर भी इनकी सामाजिक स्थिति अन्य दो वर्गों की अपेक्षा बहुत निम्न थी। इसका प्रमुख कारण बुर्जुआ वर्ग का प्रशासन में प्रभावहीन होना था। बुर्जुआ वर्ग का व्यापार, उद्योग, बैंकिंग आदि भी पर पूर्ण नियंत्रण था। इसके बावजूद भी इन पर कोई ध्यान नहीं देता। अन्य वर्ग इसको निम्न समझते थे। इन परिस्थितियों में उनमें अपनी स्थिति को सुधारने की उत्कृष्ट अभिलाषा जागृत हुई। वे राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करना चाहते थे। इनकी सक्रियता का परिणाम 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की परिणति है।